नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम फेज के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 अक्टूबर यानी कल से ही जो नामांकन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार में राजनीतिक दलों और गठबंधनों की, तो अभी तक उनके बीच में न ही सीटों का बंटवारा हुआ है और न ही ये डिसाइड हो पाया है कि कौन सी सीट से किस पार्टी के उम्मीदवार रहेंगे। चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों में सहयोगी दलों के बीच में एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है और खींचतान पूरी तरह से चल रहा है। और ऐसे में जो भी प्रत्याशी हैं या वोटर हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर उनका क्षेत्र और उनका सीट जो है किसके नाम होने वाला है, कौन वहाँ से प्रत्याशी होगा और कैसे जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजीत झा जी। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है अभी दलों के बीच में और क्यों नहीं अभी तक सीट शेयर हो पाया है। रंजीत सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं एनडीए का हाल। एनडीए में आखिर क्या चल रहा है कि नामांकन भरने का दूसरा दिन आ गया, अभी तक न सीटों का बंटवारा हुआ और न ही कौन सीट से कौन लड़ेगा इसका ऐलान हुआ, कुछ नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, इसमें सबसे पहले एक चीज़ बहुत आसान शब्दों में लोगों को भी समझना चाहिए कि ये कोई गठबंधन इसलिए करता है कि चीज़ें पटरी पर चले, लेकिन जब गठबंधन सिरदर्द बनने लगे तो इस तरह की समस्या जो है आने लगती है। अब गठबंधन में कहा जाता है ना कि एक दूसरे का आप रास्ता नहीं काटें, आप ऐसे तालमेल बिठा कर चलें ताकि आपको भी हमसे फ़ायदा हो और हमें भी आपसे फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें जो है एक तब एक गठबंधन तय होता है, क्योंकि देखिए कंप्लीट आइडियोलॉजी किसी पार्टी की मिलती नहीं है। अगर मिल जाती तो फिर एक ही दल होता। तो अलग अलग दल होते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। अब बात है कि एनडीए में समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है। शुरू से यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका नतीजा है कि कई चीज़ें एनडीए में फंसती जा रही हैं। अब इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है, तो चिराग पासवान को कहते हैं ना, एक जो बार्गेनिंग करने वाला सिस्टम है उस तरह से चलता हुआ हम लोग शुरू से नोटिस करते आ रहे हैं कि अभी इतना दे रहे हैं मान जाइए, इतना दे रहे हैं मान जाइए, अब नहीं मान रहे चलिए अंतिम में इतना दे रहे हैं मान जाइए। तो ये रास्ता निकल नहीं पा रहा। चीज़ें आसान होती अगर 30 सीटें जैसे कि कहा जाता है कि अगर इन्हें मिल जाए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, चिराग पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, ये अपने गठबंधन में बने रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे साथ में। लेकिन है क्या कि मामला सिर्फ 30 सीटों पर जाकर अटकता नहीं है। मामला फंस जाता है कहाँ पर कि सीट कौन से चाहिए, ये पूरा हिसाब किताब बिगाड़ देता है। चाहे आप भाजपा की बात कर लें, चाहे आप जदयू की बात कर लें और इस लोजपा की बात कर लें, हम इस 3 दलों की बात करते हैं, मांझी को भी हम रख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 2015 का चुनाव अगर आप देखिए, उस वक्त का समीकरण इस बार से उल्टा पुल्टा है। उस वक्त नीतीश कुमार का दल कहीं और था, महागठबंधन के साथ खड़ा था, इस बार फिर से एनडीए में है। तो कई बार ऐसे हुए 2015 चुनाव में जो सीटों पर जो माथापच्ची का खेल शुरू होता है कि को महागठबंधन में गए हैं तो कुछ उम्मीदवार आपके कोटे से उनके टिकट पे खड़े हो जाते हैं, कुछ उनके इस कोटे पे खड़े हो जाते हैं। ऐसा 2015 में कुछ कुछ सीटों पे हुआ। तो अब क्या हो रहा है कि 2015 चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, ये उम्मीदवार फिर से दल बदल ले रहे हैं, अपना सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब गठबंधन हो जाता है तो उस वक्त जो भाजपा का उम्मीदवार वहाँ पे खड़ा था, जिसे जदयू ने हरा दिया, हाँ, तो वो तो आंकड़ा बहुत कम रहता है। अब वो कहेगा कि भैया ये सीट हमको दे दीजिए अब। तो सीटों की पसंद नापसंद को लेकर के एनडीए में एक अलग तरह से रार छिड़ा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि जो सूत्रों से जानकारी मिलती है उसके मुताबिक कुल मामला बस यहीं पे अटका पड़ा है कि या तो आप संख्या बल ले लीजिए, आप 30 पे लड़ लीजिए, या आप ऐसा कीजिए कि जो कम सीटें लीजिए लेकिन पसंद की सीटें ले लीजिए। लेकिन समस्या वहाँ खड़ी हो जा रही है कि जदयू की अपनी दावेदारी है, भाजपा की अपनी है, लोजपा की अपनी है। हर कोई कह रहे हैं कि पसंद की सीट भी दो और सीटों की संख्या भी दो। और हर एक लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सबको सिद्ध करना है। जो जदयू की समस्या जो जानकारी मिल रही थी कि आपने भी कुछ इस थोड़ी देर पहले चर्चा किया था इस बारे में, कि जो सूत्रों से जानकारी मिलती है कि जदयू के भी कई ऐसे नेता हैं या जदयू का जो शीर्ष नेतृत्व है कई ऐसे नेताओं को वादा कर चुके हैं कि हम ये मनमाफिक सीट आपको हम दिला देंगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ आप दिला देंगे, लेकिन गठबंधन में अन्य दल हैं उनके लिए भी वो मनमाफिक सीटें हो सकती हैं, चाहे लोजपा के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी हो सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में तालमेल नहीं बिठना ये तो अपने आप में आश्चर्य की बात है कि आप एनडीए को मजबूत एकजुट कहते हैं। चुनाव में नॉमिनेशन की तिथि घोषित हो गई, दूसरा दिन है आज, पहले चरण का मतदान भी इसी महीने हो जाने हैं।
तो आप ऐसे समय में अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो 5-6 दिन का समय है, 8 तारीख को शायद लास्ट है नॉमिनेशन 8 का, को लास्ट है। लास्ट है। तो 71 सीटों पर आपने उम्मीदवार भी तो घोषित नहीं किए, कब कौन तैयारी करेगा, क्या करेगा, तो ये तो सबसे विकट परिस्थिति है। तो इसको सुधारने के लिए बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, और नहीं निकालेंगे तो मजबूरी होगी, या तो कोई फैसला ले या नहीं तो गठबंधन में रहें। जो उम्मीद लगता है कि गठबंधन तो टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो है एनडीए में केवल ये बातें नहीं है। एनडीए में हम तो सुन रहे हैं कि मनमाफिक सीट के लिए, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और राजद में अभी तक तो यही फैसला नहीं हो पाया है कि कौन कितने सीट से लड़ेगा। उसमें आप क्या देख रहे हैं, उसमें क्या चल रहा है आखिर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात कर लें, तेजस्वी यादव ने इस बार जो पूरी तैयारियां की हैं विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए, तो उसमें आप चीज़ों को बड़ा स्पष्ट तौर पे देखिए। क्या हुआ कि जो छोटे छोटे दलों को जोड़ कर उन्होंने महागठबंधन का नाम दिया था, अब तो कोई बचा नहीं वहाँ पे। मुकेश सहनी भी टेंशन में ही चल रहे हैं, तो उन्हें छोटी पार्टी है, वो दावेदारी बड़ी कर लेते हैं कभी कभी। तो तेजस्वी यादव ने या शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव ने इस बार प्लान किया है कि भाव किसी को नहीं देना है, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी बन के लड़ेंगे। हाँ, रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को गठबंधन में रखना या ना रखना, ये कांग्रेस के लिए एक सबसे ज़्यादा मजबूरी है, राजद के लिए थोड़ा कम है। लेकिन राजद को इससे फ़ायदा ये मिल जाता है कि कांग्रेस के आने से कुछ छिटका हुआ वोट जो है वो राजद के जो समर्थन मिलता है, तो राजद को उसका फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन सीट शेयरिंग पे हिसाब किताब नहीं हो पाना, मैंने अभी सुना था कि 58+1 का ऑफर उनको दिया गया था कांग्रेस को, कि 58 सीटें आप ले लीजिए और एक हम आपको विधान परिषद की सीट जो है वो दे देंगे। लेकिन कांग्रेस में भी जो घालमेल चल रहा है, जो दिल्ली से सब कुछ तय होता है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान ही कह दिए कि हमें कुछ पता नहीं होता है, तो वहाँ पे ही दिल्ली से सब कुछ फैसला होता है। तो यहाँ से डेलीगेशन जाता है, वहाँ मिलता है, तय करता है। वहाँ से भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है कि हम राजद पे दबाव बनाए कि हमें अधिक सीटें दें। आप गठबंधन में रह करके सोशल इंजीनियर के साथ जब थे, तब आपने 40 सीटों पे चुनाव लड़ा, 27 सीटें जीत लेके आए। लेकिन इस बार जो है पूरा हिसाब किताब उल्टा पड़ने वाला है। कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, राजद इसके असमंजस में है, तो वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। और तेजस्वी यादव को यह लगता है कि हमने जो इस बार थोड़ा सा चेंज किया है प्लान में, MY समीकरण को भी उन्होंने रिस्क पर डाल लिया है। MY समीकरण को एक माना जाता था कि मजबूत किला राजद का, वो माना जाता था कि उसमें छेद नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार MY के साथ साथ इन्होंने क्या किया, तेजस्वी यादव ने सवर्णों की भूमिका बढ़ा दी पार्टी में। सवर्णों की भूमिका बढ़ जाने से राजद को अब ये लगने लगा है कि MY तो हमारे साथ है और सवर्ण को भी हम ले आए। सवर्ण के लिए आप कांग्रेस का साथ मांगते थे कि सवर्ण वोटर जो है इनके साथ रहने से हो जाए, तो तेजस्वी यादव को लगता है कि हमने प्लान सक्सेसफुल कर लिया है, अब हम कांग्रेस को ज़्यादा भाव देंगे तो हम ही को घाटा है। तो उन्होंने फिर भी 40 से 60, क्योंकि 2-3 दल निकल गए, तो इतने सीट देने का वादा वो कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि हमारे पास यही मौका है, दल कम हो गए महागठबंधन में, तो हम बड़ी भूमिका में आएँ और लड़के देखें कि हमारे साथ क्या होता है। तो इसी माथापच्ची के बीच में तेजस्वी यादव भी अब तय नहीं कर पा रहे हैं, राजद का जो टॉप लीडरशिप है वो तय नहीं कर पा रहा है कि हम करें तो क्या करें। लेकिन रास्ता खुला हुआ है तेजस्वी यादव के लिए। वो पहले से ही पोस्टर में यह संदेश दे चुके हैं कि हम एकला चलो राह पर हैं, हमारे पोस्टर में वो अकेले खड़े होते हैं और वो कोटेशन नारा जो लगता है सो लगता है। परिवार के भी लोग अब नहीं दिख रहे हैं उसमें, अकेले चल पड़े हैं। तो कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि वो राजद के साथ बने भी रहना चाहती है और अधिक से अधिक सीटें भी चाहिए। तो राष्ट्रीय जनता दल उसके लिए तैयार नहीं है। हमने जितना कह दिया आप मान लीजिए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन इतनी जो दावेदारी करेंगे इनमें भी मनमाफिक सीटों वाली समस्या तो आती ही होगी, ये समस्या तो है ही। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त है कि अगर आपको इस बार एक बड़े पटल पे उभर के आना है तो अधिक से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए, और कांग्रेस को जितने दे रही है मेरे ख्याल से वो सफिशियंट है। रंजीत सर, आपको क्या लगता है कि ये मौका प्रस्त राजनीति और मौका प्रस्त गठबंधन जो है, इसी का परिणाम ये आज निकल के सामने आ रहा है कि आज तक पार्टी में जो है वो सीटों को लेकर इतना घालमेल मचा हुआ है और आपस में इतना मारामारी मचा हुआ है? क्या आपको लगता है कि मौका प्रस्ती का ही नतीजा है ये? हाँ, ये मौका परिस्थिति है। अब जो खास करके जो छोटे छोटे दल को आप देख लीजिए, बड़े दल की तो बात हम लोग कर ही रहे हैं, छोटे छोटे दल को देख लीजिए, वो तो स्पष्ट तौर पे दिखा देते हैं उन्हें जनता से क्या मतलब है। उन्हें मतलब है कि चुनाव आ गया है तो हम बड़े दलों का साथ पालें
वहाँ से जाकर के मन माफिक सीटें ले ले, वहाँ से कुछ सीटें जीत जाए, 1-2 सीटें जीत जाए, फिर अपने आप को कद बड़ा करते रहें, प्रेशर बनाते रहें। बेसिकली यही है। तभी तो उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग अपनी विचारधारा के साथ कभी किस दल में जुड़ते हैं, जब मन हुआ वहाँ से तोड़ के कभी इधर आ गए। चाहे जीतन राम मांझी को देख ले, तो ये सारे दल कुल मिलाकर के हाशिए पर ही चले जाते हैं। जदयू को भी आप इसमें रख सकते हैं। हाँ, जदयू को भी रख सकते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सत्ता के करीब रहना बहुत पसंद है, वो इससे दूर जाना नहीं चाहते हैं, भले उनको 7 दिन के लिए सीएम क्यों नहीं बनना पड़ जाए। तो वो, लेकिन वो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, 7-8 बार के सीएम बन चुके हैं वो। तो जदयू ने भी 2015 में साबित कर दिया कि हमें भले ही भाजपा से दुश्मनी हो जाए, हम संघ को गाली दे दें, लेकिन जब मौका मिलेगा भाजपा के साथ सरकार बनाने का तो हम बना लेंगे। अगर वहाँ नहीं तालमेल बिठ रहा है तो हमें लगता है कि हम तेजस्वी यादव के साथ हम कंफर्टेबल हो रहे हैं तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन यही नतीजा है कि सीएम नीतीश कुमार अपने एक फेस बनाने में भी सफल रह गए कि वो जिस दल में जाएंगे नेतृत्व करता वही बन जाते हैं, सीएम कैंडिडेट भी वही बन जाते हैं। इसके भी कल हमने चर्चा की थी, एक सोशल इंजीनियरिंग की जो हमने बात की थी, तो वो कास्ट में अपनी पैठ बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने बड़े कास्टों में से छोटे कास्ट निकाल लिए, चाहे दलित में से महादलित निकाल लिए, तो एक वर्ग है, तो उसमें से मुस्लिम में से भी उन्होंने अपना छांट लिया कि हमें इनको लेना है, चाहे ओबीसी में से उन्होंने ईबीसी छांट लिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार कर लिया, जिसके बाद वो क्या करते हैं कि जिस दल के साथ जाते हैं उस समीकरण को सेट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ फायदा मिलता है, बाकी दल भी लाभान्वित हो जाते हैं और इन्हें भी फिर से सत्ता में आने का सुख प्राप्त हो जाता है। तो मौका परिस्थिति तो साफ साफ दिखती है। क्या लगता है कि अभी जैसा द्वंद्व मचा हुआ है पार्टियों में, दोनों जो दो धड़े हैं, चाहे आप एनडीए का ले या महागठबंधन कर ले, तो ऐसा आपको क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं कि टूट कहीं से हो सकती है, कोई तीसरा फिर बन सकता है? अब तीसरा चौथा तो देखिए बिहार में तो ऑलरेडी बन चुका है। एक यशवंत सिन्हा अपना गुट बना चुके हैं। नहीं, वो मैं मेन पार्टियों में बात कर रहा हूँ। मैं मेन पार्टी पे ही आ रहा हूँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि एक गुट तो आप देख सकते हैं कि यशवंत सिन्हा का गुट बना हुआ है और एक फिर से पप्पू यादव ने अपना बनाया है। उसमें तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ करके, खैर इनका क्या होगा एक तो भविष्य कोई जानता नहीं, जनता के बीच भी इन पार्टियों का कोई उतना लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक बड़ी पार्टियों की बात है, तो बड़ी पार्टियों में महागठबंधन में तो कुल मिलाकर देखें तो लेफ्ट को वो साथ आना नहीं आना, वो अंतिम समय में फैसला लेफ्ट का बदल जाता है। वो कब अलग हो जाएंगे तो उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो है वो अलग नहीं चलेगी, वो साथ ही रहेगी। ये प्रेशर बस है, यह हर एक दल चुनाव के समय करता है कि प्रेशर बनाओ, अधिक से अधिक सीटें पाओ। और एनडीए में भी बात कर लें, एनडीए में लगता है, जब भी ऐसे लगता है कि चिराग पासवान जो स्टैंड लेते हैं कि 143 सीटों पे हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें ये मिलना चाहिए, तो लेकिन ये दावेदारी जो है कहीं ना कहीं घूम फिर करके सीटों पर ही है। क्योंकि चिराग पासवान को भी पता है कि बिहार में बिना नीतीश कुमार, बिना भाजपा के समर्थन के हर एक सीटों पे जीत पाना संभव नहीं है। तो जो आप सीट पाने 30 में से अगर 10-15 भी आप जीतते हैं तो उसमें भी आपको अपने सहयोगी दलों का समर्थन, साथ कार्यकर्ताओं का समर्थन, ये सब कुछ चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो आप खुद मुश्किल में पड़ेंगे। एक बार आपने ऐसा किया था, आप 29 सीटें जीते थे, लेकिन बाद में घट के 10 सीटों पे 8 सीटों पे आ गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में ये तय करना पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि टूट की बात, तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए में जो अभी दल हैं वो टूट की ओर जाएंगे और जो महागठबंधन में बचे वो टूट पे जाएंगे। ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं जैसे कि जद बीजेपी जो है वो लोजपा के माध्यम से अपने जो है सीटों का जो तालमेल है उस पर प्रेशर बना रही है। और उधर देख ले आप, कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ भी संतुष्ट नहीं है, आरजेडी भी कांग्रेस को कोई ज़्यादा भाव देने के चक्कर में नहीं है। तो ऐसा में क्या आपको लग सकता है कि जदयू और कांग्रेस एक विकल्प बना सकते हैं बिहार में? देखिए, इस बात की चर्चा लगातार उठती रही है पिछले 5 सालों में। जब से ये सब हुआ है तब से कांग्रेस कम से कम एक मजबूत स्थिति में उभर के आई 2015 विधानसभा चुनाव में। तब से यह परिस्थितियां बनने लगती है कि नीतीश कुमार को किसी के साथ जाने में तो गुरेज है नहीं। जदयू ने अपना संबंध ऐसा बना लिया है कि उन्हें सोनिया गांधी से भी कोई दिक्कत नहीं है, अमित शाह से भी दिक्कत नहीं है, लालू प्रसाद यादव से भी दिक्कत नहीं है। तो एक उम्मीद हमेशा जताई जाती है कि अगर ऐसा हो, लेकिन नीतीश कुमार रिस्क लेने के मूड में अभी नहीं होंगे, क्योंकि कांग्रेस पे वो उस तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं बिहार में जिस हिसाब से वो दिल्ली में कर लें। बिहार में मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जब उनको 27 सीटें कांग्रेस को मिली है तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का प्रभाव रहा, लालू प्रसाद यादव का प्रभाव रहा, इन लोगों का प्रभाव रहा, जिसके वजह से वो मिला। अगर ये अलग चलेंगे तो हो सकता है कांग्रेस को कोई वोट ना दे, क्योंकि बिहार में तो जड़ें उखड़ चुकी हैं। ये तो अचानक से बनी है जड़ें, उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं का ये है। तो इसमें ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं अगर वो कांग्रेस के साथ मिल जाएंगे।
तो इन्हें तो रहना होगा भाजपा के ही साथ, और लोजपा का साथ तो चाहिए ही, क्योंकि कहीं ना कहीं दलित वोटर को भी जो है वो संभालना है, तो वो सारी रजत सर, चीज़ें। एक चीज आपको लगता है क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहती है? अगर ऐसा रहता तो सीटें के लिए इतना बवाल पार्टियों में नहीं होता। हाँ, ये भी तो चर्चा तो होती रहती है कि भाजपा के अंदर से भी कई बार ये आवाज़ उठ चुकी है कि 15 साल में अब सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है, कम से कम सत्ता परिवर्तन ना हो तो चेहरा परिवर्तन की ज़रूरत है, सीएम कैंडिडेट बदलने की ज़रूरत है। तो नीतीश कुमार भी अब एक ऐसे कैंडिडेट के रूप में स्थापित हो चुके हैं कि जिन पर तमगा लग गया है कि 15 साल बहुत हो गए। तो भाजपा के ओर से जो ये आवाज़ उठती है तो ये कोशिश हो सकती है, तो भाजपा अगर कोशिश करेगी तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है इस काम के लिए कि चिराग पासवान सामने जाएंगे उन्हें सीएम फेस, तो फिर चिराग पासवान सीएम फेस बनेंगे ना, भाजपा के उम्मीदवार कहाँ आए। तो भाजपा अगर ये पूरी पॉलिटिक्स करती है तो ये चुनाव के बाद आपको देखने को मिल सकता है कि भाजपा अगर बहुमत में आ जाए और अगर गलती से भी नीतीश कुमार की पार्टी से अधिक सीटें आ गई और लोजपा की भी सीटें ठीक ठाक आ जाती हैं, तो फिर यहाँ पे मामला फंस जाएगा। अगर चिराग पासवान कहें कि हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो भाजपा की थोड़ी बहुत मजबूरी हो सकती है, लेकिन भाजपा की अगर बहुत सीटें आ जाती हैं तो समझिए कि भाजपा से कोई उम्मीदवार सामने आ सकता है। चाहे फिलहाल एक नाम आपको गिरिराज सिंह दिखते हैं, लेकिन भाजपा जानी जाती है अप्रत्याशित फैसलों के लिए। कब किसको सामने खड़ा कर दे कि ये सीएम कैंडिडेट होंगे, तो इसमें कोई ये जो है असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उस वक्त। तो ये समझ लीजिए कि भाजपा जो है अगर सीएम फेस बदलने की मांग कर रही है तो ये जो सीट शेयरिंग का, अगर पहले फेज का सीट शेयरिंग होने दीजिए, उससे एक अंदाज़ा निकल आएगा, आंकड़ा निकल आएगा कि ये नतीजा किस ओर जाएगा। फिर जो चुनाव के नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, तो उस वक्त ये तय हो जाएगा कि मामला कहाँ फंसता है और भाजपा क्या उम्मीद करती है। तो भाजपा क्या उम्मीद करती है और राजद क्या उम्मीद करती है, ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो तीर जो है वो अंदर ही अंदर चल रहा है, पार्टियों के बीच में निशाने साधे जा रहे हैं। और जो सीटों का जो मामला है बिहार में अभी तक उलझा हुआ है, और ये अभी तक जो है दिन बढ़ाए जा रहे हैं कि आज तक इंतज़ार कीजिए, कल तक इंतज़ार कीजिए। हम भी लगातार जो हैं नेताओं के संपर्क में है, लेकिन वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि हर एक दल जो है अपनी उपस्थिति इस बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी मजबूत रखना चाहती है, जिनसे कि उनका जो छुपा हुआ जो लक्ष्य है वो बाद में पूरा किया जा सके। चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, उसमें भले ही गठबंधन हो गया हो, लेकिन सभी के उद्देश्य जो हैं, सभी की सोच जो है वो अभी तक छुपी हुई है। वो सीट बंटवारे में ही इन लोगों के बीच में जो रार छिपा हुआ है, मचा हुआ है, उसको लेकर ही वो साफ जाहिर होता है कि इरादे भले ये एक हो गए हैं, लेकिन इनके इरादे जो अलग अलग हैं। तो जैसे ही कोई आता है अपडेट, हम उसको लेकर आपके पास जरूर आएंगे, जल्द आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।